ईद तो गुज़र गई है, लेकिन जो हमारी गैस्ट्रो रिलेटेड मसाइल हैं वो कम नहीं हुए। मैं कल ही अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त से बात करी थी, पता चला उनका 10 साल का बेटा भी चिल्स के साथ फ़ीवर हो रहा है, कोई और सिम्टम नहीं है। यानी गैस्ट्रो में आप अमूमन समझ रहे होते हैं कि वॉमिटिंग्स हो रही होंगी या डायरिया हो रहा होगा, जिससे आपका डिहाइड्रेट होने का मसला है। लेकिन ये जो हाई फ़ीवर है विद चिल्स, यानी सर्दी के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि बुखार चढ़ रहा है और बिल्कुल तबीयत भारी हो रही है, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, ये वो सिम्टम्स हैं जो सब लोग महसूस कर रहे हैं। मेरी अम्मी का ख़्याल ये था कि शायद अभी हम रमज़ान की फ़टीक से निकले हैं, इतने रोज़ाना की फ़ास्टिंग थी, तो दोपहर का खाना शायद हम हज़म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरह इस सिचुएशन में दोबारा अपने आप को सेटल करें? आज हमने सोचा कि डॉक टॉक में इसी टॉपिक को उठाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहिमा शेख, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिमा, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यार, ईद के बाद अभी तक तबीयत संभल नहीं रही है लोगों की, ये हो क्या रहा है? इज़ दिस एब्डोमिनल फ्लू, ये कोई इन्फेक्शन है, वायरस है, ये है क्या? अच्छा, ईद क्योंकि हम लोग जब ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो क्योंकि रमज़ान में हमारा रूटीन ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, आइदर पराठे हम सहरी में खा रहे हैं या समोसे पकौड़े इफ्तारी में खा रहे हैं। तो जब हम ईद की तरफ आते हैं तो बजाय इसके कि हम थोड़ा तेल रोगन कम कर दें, हमारे पास उसकी मिकदार बहुत बढ़ जाती है खानों में। या तो आप लंचेस पे इनवाइटेड आप होते हैं या डिनर्स पे होते हैं, तो फिर आप जो है वो इस तरह के खाने खा रहे होते हैं। इस हाई फैट कंटेंट की वजह से आपके पेट के मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खानों में मिर्च मसाले का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों का स्टमक बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, जैसे आप अपनी फ्रेंड का बता रही हैं बेटे का, तो यकीनन उनको गैस्ट्रो का ही मसला हो रहा है, जिसकी वजह से उस बच्चे को बुखार आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं क्लियर करूँ कि लोगों को लगता है कि डायरिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस सेम है। ऐसा नहीं होता। गैस्ट्रो का मतलब है कि आपके स्टमक में, यानी आपका जो गट सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है। उसमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस ये हैं कि या तो कोई कंटामिनेटेड फूड आपने खा लिया, क्योंकि बाहर के खाने हम खा रहे होते हैं तो कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसी गंदगी की वजह से कोई पैरासाइट, कोई बैक्टीरिया आपके जो है वो गट में एंटर कर चुका है और उसके अगेंस्ट जो बॉडी आपको एक रिएक्शन देती है वो इन्फ्लेमेशन होती है गट की। यानी इसको अगर मैं आसान अल्फाज में लोगों को समझाऊं कि हमारे मैदे में वरम आ गया है। बिल्कुल, है ना? उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको 3 या 4 सिम्टम्स आते हैं जो स्टार्ट होते हैं बुखार से, फिर आपको उल्टी, मतली और डायरिया उस सिम्टम का एक पार्ट होता है, मतलब उस बीमारी का एक पार्ट होता है। डायरिया और गैस्ट्रो सेम चीज़ नहीं होते। तो जब हमारा रूटीन, जैसे आप बोल रही हैं कि आपकी वालदा यही बता रही थी, तो उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक रूटीन पर चल रहे थे, हमारी बॉडी ने वो साइकिल को सेट कर लिया 1 महीने के लिए। अब जब क्योंकि हमने अपने नॉर्मल रूटीन पे आने की कोशिश की और हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल बढ़ गया 3-3, 4-4 मील्स के हिसाब से, इसलिए हमारा मैदा डिस्टर्ब हो गया। सही। अच्छा राहिमा, मुझे ये बताओ कि एक और चीज़ जो रमज़ान में ऑब्वियसली हम सब ने फेस की, कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई या नींद किस्तों में हो रही है, और हालांकि हमें एक लंबा चौड़ा ईद ब्रेक मिल गया जिसमें आमतर लोगों ने आराम ही किया है, नींद को पूरा किया है, लेकिन अभी भी एक अजीब सी थकावट महसूस हो रही है। क्या ये भी हमारे इंडाइजेशन या हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से है? ये फटीग हम सब क्यों फील कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि इस वक्त जो है ना हम लोग अभी वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जो रमज़ान से हम अभी ट्रांजिशन पीरियड पर ही हैं, कुछ इधर और कुछ उधर चल रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारा गट का सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती। दूसरा, पानी की इंटेक, एक तो एकदम से गर्मी बढ़ गई ईद का, जैसे ही हमारे पास टाइम आया फ़ौरन गर्मी बढ़ गई, तो उसकी वजह से हमारी वाटर इंटेक कम हो गई, क्योंकि रमज़ान में तो हम ये बोल रहे होते हैं पूरे दिन हम पानी नहीं पी रहे रोज़े के टाइम पे, लेकिन उसके बाद हम पानी की मिकदार एकदम बढ़ा देते हैं उस हाइड्रेशन लेवल को पूरा करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे सब बहुत सुस्त हो जाते हैं, नॉर्मल पानी पी रहे हैं, कोई भी मेरे ख्याल से 6 या 8 ग्लास का ख्याल नहीं कर रहा है। इस वजह से भी गट का बहुत मसला आता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी आपके गट में भी उतने ज़्यादा एसिड जो है ना वो अब ज़रा से जल्दी से हम रेमेडीज़ की तरफ आ जाते हैं। राहिमा, ये बात तो प्रूफ हुई कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी रमज़ान रूटीन की वजह से हो सकता है हमारे मैदे में वरम हो और हम फटीग भी फील कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अब रेमेडी क्या करनी है? अच्छा, एक डाइट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेट डाइट, BRAT डाइट। ब्रेट डाइट का मतलब है B फॉर बनाना, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल एंड T फॉर टोस्ट। ये 4 चीज़ें आपने अपनी डाइट में रखनी है। इसके अलावा आपने 3 मिनरल्स का ख्याल रखना है। आपका पहला मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया और सेलेनियम हो गया।
ये तीनों ट्रेस मिनरल्स हैं, लेकिन ये आपको केले में आपको पोटेशियम मिल जाता है, मैग्नीशियम आपको मिल जाता है टोस्ट सीरियल्स वगैरह से, और आपको एप्पल से जो है वो सेलेनियम मिल जाता है, या आप लीन प्रोटीन से भी सेलेनियम ले सकते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपकी डाइट में हैं और जिस बच्चे को या किसी बड़े को डायरिया का इशू ज़्यादा आ रहा है, वाटरी स्टूल का इशू ज़्यादा आ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो गैस्ट्रो में आपको बहुत आराम दे सकती हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा बी वॉज फॉर ब्रेड, नो, बी फॉर बनाना, आर फॉर राइस। बनाना, राइस, एप्पल और टोस्ट। यानी टोस्ट में भी आप वाइट ब्रेड रेकमेंड करेंगे? वाइट और ब्राउन इट डजंट मैटर, बट वो सीरियल की ही आपके पास सीरियल की फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो लोग जौ का दलिया या नॉर्मल दलिया इस्तेमाल करते हैं, क्या ये टोस्ट की जगह वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है? कर सकते हैं आप। अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉइल्ड एग, क्योंकि गुड फैट, अगर बैड फैट इस्तेमाल करें उसके लिए हम मना करते हैं, लेकिन गुड फैट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीन प्रोटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे अच्छी मछली अगर आपको खानी तो सुरमई, या आपके पास जो पल्ला मछली आती है वो अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक ही सोर्स से जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक और सिम्टम आया है जिसके बारे में लोगों ने पूछा है कि ये जो हम इस तरह की ऑयली चीज़ें खा रहे थे और जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे थे, लोगों ने ये एक रिएक्शन भी फील किया है कि एक एलर्जिक रिएक्शन की तरह का आया है रायमा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, लाइक फेस पे स्वेलिंग है, हाथ पैरों पे स्वेलिंग है। क्या कोई ऐसी चीज़ ये कॉज कर सकती है? लोगों का पहला जहन तो सी फूड की तरफ जाता है कि शायद कोई गलत मछली या प्रॉन खा लिया होगा जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट कर गई है। अच्छा, बेसिकली जब हम इस तरह के फूड लेते हैं तो एडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वाटर रिटेंशन बहुत रैपिडली होने लग जाती है बॉडी में, और वाटर रिटेंशन हमारे पास प्रोटीन रिलेटेड डाइट से होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मछली से, अंडे से भी हो सकती है, बीफ से भी हो सकती है, मटन से भी हो सकती है। देखना पड़ता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जिक तो नहीं है, और हो सकता है किसी ने रमज़ान में बहुत ज़्यादा बीन्स या चने का इस्तेमाल किया हो तो उसकी वजह से भी वो स्वेलिंग कॉज हो सकती है, इसको एडिमा बोलते हैं। अच्छा, फटीग के लिए भी कुछ बताइए कि क्या ये जो हमारी ब्रैट डाइट है ये आपको फटीग से भी हेल्प आउट करेगी? और अगर हम फौरी तौर पे एनर्जेटिक होना चाहते हैं, लोग तो चाय कॉफ़ी का बेदुरेग इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद उससे हमें कोई एनर्जी किक मिलेगी, आप क्या रेकमेंड करेंगे? अच्छा, अगर गैस्ट्रो का मसला है तो उसमें हम बिल्कुल भी कैफ़ीन रिकमेंड नहीं करते कि आप मत पीजिए, लेकिन अगर आप नॉर्मली, अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा और गैस्ट्रो किसी को हो रहा है तो इस वक्त कैरियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो आपने देखा है कि हमारी नानी या दादी वो एक कैरी का शरबत बनाया करती थी, बिल्कुल, आप वो पीजिए, उससे गैस्ट्रो में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और जिनको नहीं भी है तो वो इसमें अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पीजिए, वो बहुत ज़्यादा जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी बूस्टर ड्रिंक भी कहते हैं। ठीक है जी, तो क्या हम सत्तू का भी जूस इस्तेमाल कर सकते हैं? जौ का सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक भी हैं, हमारे कल्चर का भी हिस्सा हैं, और ख़ास तौर पे नींद पूरी करें। आई थिंक कि नींद जब आपकी पूरी होती है तो रेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भी कोशिश करें रेस्ट कराएं। रायमा, क्या आप रेकमेंड करेंगी कि आजकल के वेदर में भी बच्चे दोपहर के टाइम पे, क्योंकि अब क्लाउडी वेदर है, गर्मी है लेकिन क्लाउडी वेदर की वजह से शायद एहसास नहीं होता, बहुत बहुत देर तक बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, वापस आते हैं पसीने में शराबोर होते हैं। पेरेंट्स का अक्सर ये सवाल होता है कि अब ये जब घर में आए हैं तो इनको फौरी तौर पे क्या किया जाए? इनको ठंडे पानी से हाथ मुंह धुलाया जाए, पहले इनको कूल डाउन होने दिया जाए, या इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए? अच्छा, पहले बॉडी टेम्परेचर आप नॉर्मल होने दें, इनिशियल 5 to 10 मिनट्स जो है आप बच्चे को कुछ ना खाने के लिए देना, पीने के लिए दें, क्योंकि बच्चे आते फ़ौरन पानी पीते, इसकी वजह से ब्लोटिंग भी होती है और नौजिया भी बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, तबीयत भी ख़राब होती है। आप 5 से 10 मिनट बच्चे को रिलैक्स करने दें, उसके बाद बच्चे को आप शावर देना चाहते हैं तो शावर लेने दें, उसे वो मुँह हाथ धो के फ्रेश होना चाहता है तो मुँह हाथ धो के फ्रेश हो। फिर उसके बाद आप बच्चे को सबसे पहले हाइड्रेट करें। आप आइदर कोई ग्लूकोज ड्रिंक दे दें, कोई एनर्जी ड्रिंक जो भी आपको ऐसा लगता है, कोई इंस्टेंट ड्रिंक या आप घर में बना रहे हैं तो वो दे दें। अगर कोई फ्रेश जूस अवेलेबल है, ख़ासतौर पे किसी एप्पल का या सिट्रस फ्रूट का कोई, तो वो दीजिए बच्चे को। आप हाफ ग्लास दीजिए, उसके बाद बच्चे को कुछ खाने के लिए दीजिए, जैसे कोई ओट्स हो गए या दोपहर का नॉर्मल खाना है, कोई स्नैक है वो दीजिए, और फिर उसके बाद जो है बच्चे को नॉर्मल पानी दीजिए ताकि उसका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी क्योंकि बच्चे जब बाहर से खेल कर आते हैं तो भूख लगी होती है, लेकिन पेरेंट्स कोई स्नैक इसलिए नहीं दे रहे होते क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद रात का खाना बच्चे नहीं खाएंगे। तो उस वक्त बेहतरीन स्नैक क्या है? फ्रूट्स दे दिए जाएँ, एप्पल्स एंड बनाना। फ्रूट्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा आजकल चीज़ स्लाइसेस या आप चीज़ ट्रायंगल्स जो आते हैं, आप एक वो दे सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देने से बच्चे का पेट भरेगा, हमारा असल मकसद होना चाहिए बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो आप चीज़ स्लाइस देंगे, बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है, उसको ताकत भी मिल रही है। अब उसके बाद आप जब खाना देंगे तो इतना सा चीज़ स्लाइस
अदरवाइज उसको मसला भी नहीं करेगा और वो नॉर्मल प्रॉपर खाना भी खाएगा। लास्ट क्वेश्चन राइमा, यही सवाल अगर मैं एडल्ट के लिए करूं, बड़े लोग भी जब बाहर से आते हैं, इतनी गर्मी है, आप पसीने में शराबोर आ रहे हैं, आपका दिल चाहता है कोई ठंडा सा या तो मशरूब पिएं या ठंडा पानी पिएं, क्या ये करना सही है या उस वक्त आप क्या रेकमेंड करेंगे? अच्छा, सेम प्रोसीजर हम उनको भी बोलते हैं कि फॉलो करें, ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात ऑफिस से या किसी काम से बाहर से वापस आते हैं, बाइकर्स खास तौर पे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है। वो कोशिश करते हैं कि आती सबसे पहले हाथ मुंह धोएं या कुछ ना करें, लेकिन पानी ज़रूर पिएं। आप देखें मर्द हजरात में सबसे ज़्यादा मसला प्रोट्रूडिंग बैले का आता है कि बहुत ज़्यादा पेट आगे निकल जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सांस फूल रहा होता है और आगे जल्दी से पानी पीते हैं, वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो स्वेलिंग होती है। क्योंकि आप देखें बाकी बॉडी सही होती है लेकिन पेट निकला हुआ है किसी आदमी का, तो इसीलिए उनका सबसे मसला यही आता है। आके रिलैक्स करें, 5-10 मिनट बैठें, सांस लें, आपको लग रहा है टेम्परेचर आपका बॉडी का नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है, फिर पानी पीजिए। और कोशिश कीजिए कि बहुत ठंडा पानी ना पीजिए, नॉर्मल मिकदार में जो नॉर्मल एक आपका टेम्परेचर का पानी होता है वो पीजिए। एब्सोल्युटली, आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। थैंक यू सो मच राइमा। एक दफ़ा फिर वो तमाम लोग जो गैस्ट्रो या किसी भी तरह की फटीग या हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, आई होप दैट यू फील बेटर। वीकेंड आ गया है जी, तो ज़रा रिलैक्स करें, रेस्ट करें, एंड आई होप दैट यू ऑल रिकवर। थैंक यू राहिमा।